इसलिए ज़रूरी है कि भारत सरकार न्यायपूर्ण गणना और फिर न्यायपूर्ण भागीदारी देने के लिए उपजातियों सहित गणना कराए। हमें ये भी ध्यान रखना होगा, इसके लिए भी भविष्य में दबाव बनाते रहना होगा गणना होने के बाद और गणना होने के साथ साथ कि डेटा भी पब्लिश किया जाए। पिछला डाटा है 52.5% का, लेकिन SC ST का हर वर्ष दशक का आंकड़ा है। लेकिन क्या केवल आंकड़े पता चल जाने से भागीदारी मिल गई है? इससे फायदा ये होगा कि लोगों की भागीदारी कहाँ पर कितनी है ये भी पता चलेगा। अन्यथा यदि सामाजिक शैक्षिक आर्थिक आंकड़े नहीं कलेक्ट किए जाते हैं, केवल लोगों की संख्या गिनी जाएगी, तो हमें बाद में ये देखना पड़ेगा कि लोगों की अलग अलग जगहों पर भागीदारी कितनी है। उसकी तुलना करनी पड़ेगी जनसंख्या में अनुपात की। मान लीजिए पर्टिकुलर जाति की जनसंख्या 6% या 2% है, तो देखा जाएगा कि न्यायपालिका में उसकी भागीदारी कितनी है, मीडिया में भागीदारी कितनी है, सिविल सेवा में भागीदारी कितनी है। जबकि ये पहले ही गणना कर लेंगे तो एक साथ आंकड़ा आ जाएगा। सभी को नमस्कार। सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा किए जाने के बाद उस पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है कि जातिगत जनगणना हमारे कारण हो रही और सरकार कह रही नहीं, हम करवा रहे हैं, हमारा अपना स्टेप है। इस पर बात करते हैं। तो ये इसके बजाय हम बात करते हैं भविष्य की, यानी कि जातिगत जनगणना की घोषणा होने के बाद क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए हम सभी को। जातिगत जनगणना अंतिम रूप से 1931 में हुई थी, जो कि ब्रिटिश पीरियड था। उसके बाद 1941 में नहीं हुई और 1951 से तो हमारी भारत सरकार ही करवा रही है, लेकिन तब से हुई नहीं जातिगत जनगणना। अब जातिगत जनगणना की घोषणा तो हो गई है, तो सरकार करवाएगी। हालांकि एक आध लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, इसलिए घोषणा तो कर दी, पता नहीं करवाएं या ना करवाएं, लेकिन संभावना है पूरी की होगी। अब जातिगत जनगणना हो कैसे, इस पर बात करते हैं। तो जातिगत जनगणना होने के लिए एक तो जरूरी है कि केवल लोगों की संख्या ना गिनी जाए, अलग अलग जातियों की संख्या ना गिनी जाए, बल्कि साथ में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक भागीदारी के आंकड़े भी गिने जाएं। 2011 में जब कांग्रेस ने जनगणना करवाई थी, वो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक गणना थी, यानी कि साथ में ये भी गिना जाना चाहिए कि उनके पास संपत्ति कितनी है, उनके पास कौन कौन से साधन हैं, उनके शिक्षा कितनी है। हालांकि शिक्षा नहीं, केवल साक्षरता के आंकड़े पहले से इकट्ठे होते आए हैं। शिक्षा का स्तर, शिक्षा और साक्षरता में अंतर ये है कि शिक्षा स्तर को दिखाती है, साक्षरता केवल पढ़ने लिखने की क्षमता दिखाती है, स्तरों की बात नहीं होती है। तो ये भी गिना जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि लोगों की भागीदारी कहाँ पर कितनी है ये भी पता चलेगा। अन्यथा यदि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक आंकड़े नहीं कलेक्ट किए जाते हैं, केवल लोगों की संख्या गिनी जाएगी, तो हमें बाद में ये देखना पड़ेगा कि लोगों की अलग अलग जगहों पर भागीदारी कितनी है। उसकी तुलना करनी पड़ेगी जनसंख्या में अनुपात की। मान लीजिए पर्टिकुलर जाति की जनसंख्या 6% या 2% है, तो देखा जाएगा कि न्यायपालिका में उसकी भागीदारी कितनी है, मीडिया में भागीदारी कितनी है, सिविल सेवा में भागीदारी कितनी है। जबकि ये पहले ही गणना कर लेंगे तो एक साथ आंकड़ा आ जाएगा। इसी के आधार पर भविष्य में योजनाएं बनेंगी कि किसी की जाति की यदि भागीदारी कम है तो उसकी भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। भागीदारी बढ़ाई जाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। इसलिए जरूरी है कि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में कितनी भागीदारी है उसके भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। दूसरा, जनगणना के लिए ये भी जरूरी है कि उपजातियों सहित गणना हो। एक जाति कोई, भारत में जातियां बहुत हैं, कुल तो 6000 से ज़्यादा जातियां बताई जाती हैं। तो अब इनकी उपजातियों सहित गणना होनी चाहिए। उपजातियों सहित गणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कोई भी जाति
के उपजातियां जो हैं वो सभी एक सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति पर नहीं हैं, और हम उनको भविष्य में योजनाएं बनाएंगे तो उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिभागीदारी के अनुसार ही बनाएंगे। उदाहरण के लिए गोसाई जो होते हैं, जो गोस्वामी लिखते हैं, वो ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन उनको ओबीसी में शामिल किया गया है। हालांकि तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण एक वर्ण है, उसमें अलग अलग जातियां हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग अपने को ब्राह्मण जाति का ही लिखते हैं, सारी जो उसकी जातियां हैं वो भी। इसी तरीके से एक हमारे ब्राह्मण साथी थे, उन्होंने बताया कि महापात्र जो हैं उनको भी ओबीसी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति है वो निम्न है। अब निम्न है तो ये पता कैसे चलेगा? जनगणना जब उपजातियों सहित होगी तभी तो पता चलेगा। यदि सबको ब्राह्मण में रख देंगे तो ब्राह्मण तो भागीदारी बहुत ज़्यादा है ही, तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उपजातियों सहित गणना होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे जो मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा हैं, इनकी बात करें तो बिहार में आरक्षण का वर्गीकरण हो चुका है और उसमें वो अपर ओबीसी में आते हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर यदि 3 भागों में आरक्षण को बांटा गया तो वो पहली में तो नहीं आएंगे, दूसरी में ही आएंगे। इसका अर्थ है, और उसके अलग अलग क्षेत्रों में जो हैं, पूर्वांचल के, पश्चिम क्षेत्र के, तराई बेल्ट के और दक्षिण के देखेंगे तो उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति में अंतर है। इसी तरीके से यादवों की बात करें तो यादव भी, आज सभी यादव एक ही सरनेम लिखते हैं यादव उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये पहले अलग अलग उपजातियां थीं और नाम लिखते थे, जैसे ग्वाल, गोपाल, अहीर। तो इनका भी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बराबर नहीं है। एक उन यादवों में विमर्श चलता है घोसी और कम्हरिया का। तो ये घोसी का आरोप है कि कम्हरिया को ज़्यादा भागीदारी मिली हुई है। तो इस तरीके से उनकी उपजातियां हैं, उनका भी इसी तरीके से पटेल जो हैं, कुर्मी जाति जो है, उसमें भी सारी उपजातियां, जैसे वो कुछ लिखते हैं वर्मा, कुछ लिखते हैं उत्तम, गंगवार, कटियार, ये सचान लिखते हैं, ये सारे लोग एक सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति पर नहीं हैं। इसलिए उपजातियों सहित गणना होनी चाहिए। उसके बाद जो आंकड़ा आएगा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी का, प्रतिभागिता का, उसके आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में, सामान्य में, ओबीसी में, अति पिछड़े में, दलित में, अति दलित में, एसटी में और रख कर उनके लिए वर्गीकरण होना चाहिए एक तो आरक्षण का, और उनकी भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। अन्यथा एक ही जाति में यदि रख देंगे तो फिर एक हिस्सा जो होगा, पिछड़ा होगा, उसको फायदा भविष्य में नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी जो नीतियां बनाई जाएंगी वो ध्यान में रखकर एक जाति को बनाई जाएंगी, लेकिन उपजाति तो पिछड़ी होगी, जिससे काम नहीं चलेगा। हालांकि जातियों में पर्टिकुलर एक जाति को लें तो उसमें जो उपजाति आगे होते सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप में, वो चाहती है कि हमारी पूरी जाति को, सारी उपजातियों को एक ही में रख दिया जाए ताकि उनको हिस्सा मिलता रहे। उनकी भागीदारी कम दिखेगी तो उनको हिस्सा मिलता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि भारत सरकार न्यायपूर्ण गणना और फिर न्यायपूर्ण भागीदारी देने के लिए उपजातियों सहित गणना कराए। ये हर जाति में उपजातियां बनी हुई हैं और क्षेत्र का भी प्रभाव होता है। एक क्षेत्र में वो ज़्यादा विकसित हैं, दूसरे क्षेत्र में कम विकसित हैं, और एक ही क्षेत्र में उनकी उपजातियां हों तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक तो ये कि हमें ये विमर्श करना चाहिए कि इस प्रकार से गणना होनी चाहिए, जो अभी कुछ दिन बाद होगी। घोषणा तो हो चुकी है, कुछ दिन बाद होगी। दूसरा,
एक ये भी है कि 2011 में कांग्रेस सरकार पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने सामाजिक शैक्षिक आर्थिक गणना कराई थी, लेकिन उसके डेटा पब्लिश नहीं किए, सार्वजनिक नहीं किए। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा, इसके लिए भी भविष्य में दबाव बनाते रहना होगा गणना होने के बाद और गणना होने के साथ साथ कि डेटा भी पब्लिश किया जाए। यदि नहीं पब्लिश किया जाएगा, कांग्रेस ने बहाना ये किया था कि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, पब्लिश नहीं करेंगे, पब्लिश कर देंगे तो उसका जातिवाद बढ़ाने के लिए या राजनीतिक रूप से यूज़ होगा, प्रयोग होगा, गलत उपयोग होगा, इसलिए पब्लिश नहीं करेंगे, हम डेटा अपने पास रखेंगे और उसका नीतियां बनाने में उपयोग करेंगे। फिर हम लोगों के इतने दिन के दबाव का क्या होगा? हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और डेटा तो आएगा नहीं पब्लिश। अनऑथेंटिक डेटा तो सबके पास है, हर राजनीतिक पार्टी ने इतने दिन से गणना अपनी अपनी कर ली है कि हमारी जाति की इस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या है, उस क्षेत्र में उतनी जनसंख्या है, लेकिन वो ऑथेंटिक डाटा नहीं है। ऑथेंटिक डाटा फिर नहीं होगा हमारे पास, सरकार के पास रहेगा लेकिन आम पब्लिक के पास नहीं आएगा, तो आम पब्लिक फिर कैसे भागीदारी अपनी मांगेगी? इसलिए डाटा पब्लिश होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दबाव बनाते रहना होगा सरकार पर। अब डाटा जब पब्लिश हो जाए उसके बाद हमें क्या करना होगा या उस पर अभी से विचार करना होगा। देखिए 1931 में जो जनगणना जाति आधारित हुई थी उसके अकॉर्डिंग जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसने अनुमान लगाया कि 52.5% जनसंख्या ओबीसी की है। एससी और एसटी की हर जनगणना के साथ हर दशक में गणना होती आई है कि इतनी संख्या है। वो कितनी है? 21 और एसटी की 2% 23% है। 21 एससी की है पूरे भारत में। ओबीसी की तो पिछला डाटा है 52.5% का, लेकिन एससी का एसटी का हर वर्ग दशक का आंकड़ा है। लेकिन क्या केवल आंकड़े पता चल जाने से भागीदारी मिल गई है? एससी 21% है, क्या मीडिया में, उच्च न्यायपालिका में, सिविल सेवा में, कृषि योग्य भूमि में उनको इतनी भागीदारी मिल गई है? एससी की जनसंख्या 21% है, लेकिन कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 8 दशमलव कुछ शायद 6% ही उनके पास जमीन है। तो ये भागीदारी क्यों नहीं मिली? ये डाटा भी है कि अब कृषि योग्य भूमि में उनकी हिस्सेदारी 8.6% ही है, और ये भी पता है कि 21% कुल जनसंख्या में उनकी भागीदारी है, तो क्यों नहीं मिला? अब आंकड़े पता चल जाने से केवल भागीदारी नहीं मिल जाती है। इसीलिए हम जातिगत जनगणना के पक्षधर तो रहे हैं, हमने सरकार डिमांड भी की है विभिन्न प्लेटफार्म पर लिखकर और या वीडियो के माध्यम से, जैसे भी हो सका। लेकिन जातिगत जनगणना से भागीदारी मिल जाएगी ये ज़रूरी नहीं। हमने कई बार लिखा ये बहुत महत्वपूर्ण उतना नहीं है कि भागीदारी मिल ही जाएगी। मांग तो की जा सकती है, लेकिन मांग करने से जो सत्ता में होगा वो जितना देना चाहेगा तो उतना ही तो देगा। मान लीजिए आप दबाव ज़्यादा बना लेंगे तो भी केवल उतना ही देगा जितने से उसकी कुर्सी यानी सत्ता बची रहे। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हम मौलिक अधिकारों के लिए तो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन भागीदारी का सवाल नीति निदेशक तत्वों में दिया हुआ, और नीति निदेशक तत्वों के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। न्यायपालिका में भी तो वही वो लोग बैठे हुए हैं, सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं, वर्णवादी 200 परिवारों का, केवल 200 परिवारों का कब्जा है उच्च न्यायपालिका में। वो भागीदारी देना नहीं चाहेंगे। आप कोर्ट भी जाएंगे मौलिक अधिकार के लिए तो वो उसका इंटरप्रिटेशन अलग कर लेंगे, अलग तरीके से। और विशेष रूप से देती तो सत्ता है, नीति निदेशक तत्व तो सत्ता से लागू होने हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको भागीदारी मिलनी है। इसलिए महापुरुषों ने भी कहा है, जैसे कि बाबू जगदेव प्रसाद ने, कांशीराम जी ने कहा कि सत्ता में पहुंचिए और अपनी भागीदारी लीजिए।
आप केवल मांग करके नहीं हो सकता है। कांशीराम जी ने जब बाम से और DS4 और उसके बाद बसपा बनाई, तो बसपा जब बनाई उन्होंने कहा कि हम सड़क पर नहीं उतरेंगे, दबाव बनाने के लिए, मांग करने के लिए सड़क पर उतरना होता है। और उन्होंने कहा कि हम सड़क पर नहीं उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे तो सामंतवादी वर्ग जो है वो हमें परेशान करेगा, कहीं मारपीट मारेगा, लाठीचार्ज करेगा, कहीं जेल में डाल देगा, तो हम और कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे लोग और परेशान होंगे। इसलिए हम संगठन बनाएंगे, उसके बाद सत्ता में पहुंचेंगे और अपने अकॉर्डिंग नीतियां बनाएंगे। बाबू जगदेव प्रसाद जी का भी यही विचार था। थोड़ा रवैया आक्रामक था कि उन्होंने सड़क पर उतरने की बात की, लेकिन उन्होंने भी कहा था हम सत्ता में पहुंचकर भागीदारी लेंगे। तो केवल मांग करने से काम नहीं चलेगा, हमें सत्ता में पहुंचकर भागीदारी लेनी होगी। अब सत्ता में पहुँचे कैसे? सत्ता में पहुंचने के लिए एकता बनना जरूरी है। एकता बनने के लिए एक ही विकल्प है, वो है लोकतांत्रिक पार्टी का। लोकतांत्रिक पार्टी का अर्थ है कि पार्टी, संगठन और विचारधारा दोनों में लोकतांत्रिक हो। हमारे वंचित समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, वंचित बहुजन पसमानदा समाज की, वो सारी लोकतांत्रिक मुद्दों वाली या विचारधारा वाली तो हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। और लोकतांत्रिक संगठन के बिना लोकतांत्रिक विचारधारा तो चल ही नहीं सकती। शुरुआत में भले ही लोकतांत्रिक विचारधारा रहे, लेकिन कुछ दिन बाद जिस व्यक्ति या परिवार या जाति का कब्जा होगा पार्टी संगठन में, उसी की विचारधारा चलेगी, बाकी जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जैसे कि जिन पार्टियों में अति पिछड़े नहीं हैं, वो पार्टियां आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा नहीं उठा रही हैं। जैसे सपा, जैसे बसपा, जैसे आज़ाद समाज पार्टी, जैसे कांग्रेस भी ये नहीं उठा रही, राजद नहीं उठा रही है, क्योंकि अति पिछड़े वहाँ पर ना के बराबर हैं। यदि अति पिछड़े होते तो आरक्षण की मांग वहाँ से भी उठती। इसलिए जरूरी है कि पार्टी सांगठनिक रूप में भी लोकतांत्रिक हो। इसी तरीके से भाजपा है, वहाँ पर सवर्ण ज़्यादा हैं, इसलिए सवर्णों के कार्य होते हैं, उनकी मांग उठती है और उनके कार्य भी होते हैं। बाकी बहुसंख्यकों के, वंचित पसमानदा समाज के काम नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पार्टी सांगठनिक रूप में लोकतांत्रिक हो। और सांगठनिक रूप में लोकतांत्रिक का अर्थ है कि पार्टी प्रमुख सहित लगभग हर पद पर बदलाव होता रहे। बदलाव होगा तो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र से लोग पार्टी संगठन में आते रहेंगे और डेमोक्रेसी बनी रहेगी। एक परिवार या एक जाति का कब्जा नहीं रहेगा। एक टाइम लिमिटेड होना चाहिए 5 या 10 साल का, 10 तो ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5 बस इतना, 6 साल इतना रहना चाहिए। इसके बाद बदलाव होना ही चाहिए। उसके वो व्यक्ति, उसके परिवार का व्यक्ति उस पद पर नहीं आना चाहिए। अंतरजातीय विवाह से यानी रोटी और बेटी का संबंध हो जाए तो एकता बन जाएगी, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? रोटी का संबंध सभी पढ़े लिखे लोगों में है। जितने भी वंचित पसमानदा बहुजन समाज के लोग हैं उनमें रोटी का संबंध है पढ़े लिखे वर्ग में। लेकिन पढ़े लिखे वर्ग ही सबसे पहले अलग अलग बटे हुए हैं। कोई अलग पार्टी में है, कोई अलग पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि रोटी का संबंध हो जाएगा तो एकता बन जाएगी? दूसरा बात है बेटी का संबंध। तो मुझे कोई ये बता दे कि जो बहुजन वंचित पसमानदा वोट करते हैं वर्णवादी पार्टियों को, या जो पार्टियां सवर्णों के नेतृत्व में हैं उनको वोट करते हैं, क्या उनके आपस में विवाह संबंध हैं? किसी भी नेता को ले लीजिए जो वंचित पसमानदा समाज का हो, बहुसंख्यक समाज का हो, और भाजपा में या कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में हो, क्या उसके संबंध हैं ब्राह्मणों या ठाकुरों के घरों में? एक आध तो अंतरजातीय विवाह होते रहते हो सकते हैं, बाकी नहीं होंगे। बेटी का संबंध
सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक गतिशीलता के बाद आएगा। एक ही जाति में एक परिवार गरीब हो और एक अमीर हो तो उनकी आपस में शादियां नहीं होती हैं। शादियां तभी होती हैं जब दो परिवार सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से लगभग एक समान स्तर पर होते हैं तब। तो यदि जातियां एक समान सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर आ जाएंगी तो उनमें अंतर जातीय विवाह होने लगेंगे। 1-8% अभी होते हैं, 1-8% भी नहीं, 0.001% होते हैं। तो क्योंकि गतिशीलता इतने दिनों के बाद, इतने दिन को स्वतंत्रता के बाद, और जब से ज्योतिबा फूले जी ने आधुनिक काल में पुनर्जागरण की शुरुआत की, जागरूकता की शुरुआत की, काम किए, तब से जो गतिशीलता आई है उसके कारण कुछ हो रहे हैं। और जैसे जैसे गतिशीलता बढ़ती जाएगी तो अंतर्जातीय विवाहों की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब ये गतिशीलता, एक और उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की दोनों प्रोफेसर हैं या सिविल सेवक हैं, लेकिन वो शादियां नहीं करते हैं अंतर्जातीय। उसका कारण है कि उनके परिवारों का स्तर बराबर नहीं होता है और परिवार जुड़े होते हैं समाज से, यानी कि हमारे जो गांव हैं वो एक पुरवा या नगला जो होता है वो एक जाति का होगा, या बड़ा गांव है तो मोहल्ले, एक मोहल्ला, गाँवों में जो मोहल्ले होते हैं उसमें एक साइड में एक जात के लोग रहते हैं, दूसरे साइड में जो दूसरे जात के लोग। दूसरी बात, इतने दिनों तक शादियां जो आती हैं, होती आई हैं, उनके कारण जो समाज बनता है उसमें उस समाज को भी देखा जाता है। न शादी के टाइम, विवाह के टाइम न केवल देखा जाता है परिवारों का स्तर, बल्कि समाजों का भी देखा जाता है। और ये पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि लंबे समय में 3, 4, 6 पीढ़ियों के बाद, कम से कम 2-3 पीढ़ियां तो लगती हैं, तब बराबर हो पाता है। इसलिए ये गतिशीलता आएगी तो अंतर्जातीय विवाह होने लगे। और ये गतिशीलता आने के लिए सत्ता जरूरी है, क्योंकि सत्ता से भागीदारी मिलती है और भागीदारी मिलेगी तो गतिशीलता आएगी। जब तक भागीदारी नहीं मिल रही है, अब आप, जैसे कि आप सत्ता में पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा की, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। जब गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी तभी लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपने पैतृक व्यवसाय से अलग अलग व्यवसायों में जा सकेंगे, और वो जाएंगे तभी गतिशीलता आएगी। शिक्षा की व्यवस्था इतने लंबे समय में, गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा की व्यवस्था जो सामंतवादी, वर्णवादी पार्टियां सत्ता में रही हैं, उन्होंने ठीक से नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनके पास तो प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए पैसे थे, तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी। और इसीलिए आज देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है। भले ही सरकारी स्कूल में शिक्षक अच्छे नहीं हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण प्राइवेट स्कूलों में ही मिल रही है। उसका कारण है कि वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार से शिक्षक रखे जाते हैं और उनको अलग काम नहीं दिए जाते। सरकारी स्कूल के शिक्षक कम हैं संख्या में, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे देंगे? मान लीजिए एक स्कूल में 20 ही बच्चे हैं, लेकिन वो 5 कक्षाओं के हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कक्षा के, और 2 शिक्षक हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि उनका पाँचों का पाठ्यक्रम तो अलग अलग होगा, एक साथ पढ़ाएंगे तो उतनी गुणवत्ता नहीं रहेगी। इसलिए ज़रूरी है, और शिक्षा की व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि आप सत्ता में पहुँचें, उसकी समुचित व्यवस्था करें, और तब समाज में गतिशीलता आएगी। और शिक्षा, स्वास्थ्य ही नहीं, जिन्होंने पढ़ लिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था तो आम जनमानस के लिए, जो डाउन ट्रोडन है, उसके लिए करनी है। जिसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसों की कमी है या नहीं है, जिन्होंने पढ़ लिया है, उनको अलग अलग क्षेत्रों में भागीदारी चाहिए। जैसे कि
नौकरियों में, नौकरियां भी बहुत सारी हैं, सिविल सेवा है, टीचर्स के हैं, इंजीनियर और बहुत सारे सेक्टर होते हैं, वहाँ पर नौकरियों में भागीदारी चाहिए, ठेके पट्टे में भागीदारी चाहिए। और अपना व्यवसाय करना हो तो उसके लिए भी लोन यानी कर्ज बैंकों से सब्सिडाइज्ड आसानी से मिल सके, इसके लिए भी तो सरकार ही नियम बनाती है। तो आप सत्ता में होंगे तो अपने अकॉर्डिंग सारी नीतियां बना सकेंगे और भागीदारी मिलेगी अलग अलग क्षेत्रों में, और भागीदारी मिलेगी तो समाज में गतिशीलता आएगी। यदि नहीं सत्ता में पहुंचेंगे तो क्या होगा? फिर तो वही है, जो सत्ता में होगा वो अपने अकॉर्डिंग नीतियां बनाएगा, फिर वो नौकरियों में एनएफएस करेगा, भले ही आपकी संख्या ज़्यादा है, संख्या जनगणना से संख्या पता चलेगी, भागीदारी भी पता चल जाए। जैसे कि सिविल सेवा, मान लीजिए सिविल सेवा में आपकी भागीदारी कम है जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यूपीएससी में बैठकर तो वही करेंगे और उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपको बाहर करेंगे। दूसरी नौकरियों में एनएफएस होता है जहाँ जहाँ, तो वहाँ पर आपको एनएफएस करेंगे कि आप योग्य हैं ही नहीं तो आपको नौकरी क्या दें। तो इसलिए जरूरी है कि आप सत्ता में पहुँचें। सत्ता के लिए एकता जरूरी है, और एकता के लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक पार्टी बनाएं, और तभी सत्ता में पहुंचकर नीति निदेशक तत्वों को लागू कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग नीतियां बना सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं, तभी आपको भागीदारी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी।